ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां राजनीति लगातार गरमा रही है। खाका तैयार होता दिख रहा है या तैयार किया जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, और वहां अब हो रहा है 4 बनाम 21 या यूं कहें 82 बनाम 18। अब आप कहेंगे ये कौन से आंकड़े ले आए, ये कौन सा फॉर्मूला, हमने 80-20 तो सुना था, ये 4 बनाम 21 और 82 बनाम 18 क्या होता है? दरअसल उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई राजपूत ठाकुर बनाम दलित पर साफ आती दिखाई दे रही है, और 4% राजपूत हैं, 21% दलित आबादी है। योगी आदित्यनाथ, अब योगी की संत की कोई जाति नहीं होती, पर विपक्ष लगातार यह बताने की अब कोशिश कर रहा है कि देखिए राजपूत हैं, ठाकुर हैं, योगी आदित्यनाथ और सिंह राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जो आरोप अखिलेश पर 2012 से 2017 के बीच लगा करते थे कि जी ये यादव राज आ गया, अब वो पलटवार कर रहे हैं कि जी सिंह राज आ गया। आज बाकायदा बहुत सारे थानों का जिक्र करते हुए संख्या तक बताई कि सब सिंह साहब बैठे हुए हैं। तो यह लड़ाई पीडीए पर आ गई है क्या? पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन्हीं का आंकड़ा 82 भी हो जाता है। 4% राजपूत, 21% दलित। लेकिन बड़ी तस्वीर देखें, अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई में भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो 82%, 42% पिछड़े हैं, 19% मुसलमान हैं, 21% जैसा मैंने आपको बताया दलित हैं, ये 82 हो जाता है। तो 18% सवर्ण अगड़े। बीजेपी 80-20 करती थी, 82-18 कर रहे हैं क्या अखिलेश? पर दरअसल जाति की वो विष जो है, वो जो जहर है, उसे फैलाया जा रहा है, बोया जा रहा है क्या चुनावी फसल काटने के लिए? यह भी एक सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, और ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य, और वहां पर राजनीति लगातार गरमा रही है। अभी 2 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन पेशबंदी की जा रही है, मुद्दे टटोले जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं। और इसमें अब लड़ाई राजपूत बनाम दलित पर आती दिख रही है। यह शुरू हुआ था राणा सांगा पर, बयान दिया, गैर जरूरी बयान था समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन कि वो गद्दार हैं, मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हो तो क्या कहोगी? राणा सांगा जो गद्दार था। अब रामजी लाल सुमन दलित भी हैं, उनको दलित चेहरा बनाकर, दिखाकर, बताकर अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा नैरेटिव राजपूत बनाम दलित करने की कोशिश की। 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के घर पर बाकायदा हमला भी हुआ, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, आज तक शिनाख्त नहीं हुई उन उपद्रवियों, उन दंगाइयों की, हुड़दंगियों की। फिर करनी सेना के लोग तलवारें लेकर और बंदूकें लेकर आगरा में फिर प्रकट हुए, और मौका था अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल की तारीख की तैयारियों से पहले 12 अप्रैल को ये लोग वहां पहुंच गए। तो अखिलेश यादव ने कहा 19 तारीख को मैं जाऊंगा रामजी लाल सुमन के साथ, हम उनके साथ हैं। ये दलित की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये तलवारबाजी हुई और वहां पर हथियार प्रदर्शन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी भी दी गई, वो ऑडियो भी वायरल हुआ। तो आज आगरा में ही, जो दरअसल दलितों की कैपिटल माना जाता है उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां ये दलित राजनीति का गढ़ है आगरा,
तो यहां पहुंचे रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा यह तो सुनियोजित था, सरकार की फंडिंग है, विधायक बुलाए गए राजस्थान से, होटल में ठहराया गया। और ये विधायक कौन थे? फिर इस पर जोर देते हुए कहा कि ये तो स्वजातीय थे, यानी कि ठाकुर थे, सिंह थे। और यहां पर यह सिर्फ रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं किया जा रहा, ये बीजेपी के अंदर भी जो अंतर्कलह चल रही है उनको भी बताया जा रहा है ठाकुर हमारे साथ हैं। ऐसा हो रहा है क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा चला था कि विदाई की तैयारी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ, इस पर बड़ी नाराजगी हुई थी ठाकुर समुदाय के बीच। लोगों ने कहा छिटके वगैरह कुछ नहीं, अच्छी खासी तादाद में राजपूतों ने वोट किया। पर क्या यहां पर दलित लामबंदी की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश? पीडीए, वो कह रहे हैं 2027 में एसपी के साथ पीडीए के लोग खड़े हैं, पीडीए को डराने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पीडीए वो ठीक है, वो कहते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब वो पक्की शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है क्या? और दलितों में जो एक नाराजगी थी या एक डर था, एक खौफ था, संविधान तो नहीं बदल देंगे, उसका फायदा विपक्ष को, खास अखिलेश यादव को पिछले साल मिला था। 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे, 29 सीटें कम पाकर 33 पर सिमट गई थी बीजेपी। अब उसे और मुकम्मल खाका क्या पहनाते दिख रहे हैं अखिलेश यादव? रुकिए थोड़ी देर, अब बंद कर दीजिए, फोन ना उठाया कीजिए, अभी मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं प्रोफेसर साहब। उधर पलटवार किया योगी आदित्यनाथ ने कि यह नया जातीय संघर्ष शुरू करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी और कांग्रेस ये छत्रपति शिवाजी का अपमान करते हैं, राणा सांगा का अपमान करते हैं, बाबर का महिमा मंडन करते हैं, सरदार पटेल का अपमान करते हैं। इनकी मानसिकता दलितों, गरीबों, पिछड़ों के खिलाफ है। तो राजपूत राजनीति करने का, सिंह राजनीति करने का आरोप चस्पा ना हो, इसीलिए यह आरोप अब योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं क्या? अब देखिए नुआंसेस की राजनीति हो रही है। बयान सुनिए दोनों ही दिग्गजों का, वार पलटवार कैसे हुआ सुनिए। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं, 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग, पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। तो यहां पर अखिलेश यादव बदायूं, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, यहां पर अपने कितने एसएचओ थे, पुलिसकर्मी तैनात थे, ये बताना भूल गए। वो जब जिक्र कर रहे थे यहां पर अलग अलग इलाकों का, आगरा में, मैनपुरी में सिंह साहब कितने हैं, चित्रकूट में, एसटीएफ, तो यहां पर एक रिपोर्ट, जर्नलिस्ट हैं सुभाष मिश्रा, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी, ये 2014 की है, अखिलेश राज था। 7 जून 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर भी छपी थी। बदायूं में कुल थाने 22, 11 थानेदार यादव, कानपुर में 36 थाने, 25 थानेदार यादव, कन्नौज में 9, 5 यादव थानेदार, फर्रुखाबाद 14,
7 यादव थानेदार, इटावा में 20, उसमें से 9 यादव थानेदार और कुछ अफसरों के वो नाम लेना गैर जरूरी मैं समझता हूं, किसी को पंजाब से, किसी को महाराष्ट्र काडर से, क्योंकि वो यादव थे, बुलाया गया था यूपी में काम करने के लिए। तो ये तलवारें क्या खड़ी हो गई हैं, और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य भी जो पलटवार कर रहे हैं वो भी दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है, वो सिर्फ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी कि पी फॉर परिवार, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर एजेंसी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। एक आंकड़ा और जरूरी है, यह बहुत दिलचस्प हो रहा है राजनीतिक खेल वहां पर। कुल राजपूत विधायक एनडीए में है 43, अधिकांश बीजेपी में ही है। समाजवादी में 4, आरएलडी का 1। दलित जो विधायक हैं, यहां भी एनडीए ने, बीजेपी ने बाजी मारी थी, 66, समाजवादी पार्टी 16। और अगर सांसदों की बात करूं, 7 सांसद हैं जो राजपूत हैं, 5 बीजेपी के, 2 समाजवादी पार्टी के, और दलित 8 हैं। दलित कुल मिलाकर 18 हैं, 8 बीजेपी और 8 समाजवादी पार्टी। ये देखिए पिछले साल जो कहानी बदली, विधायक ज्यादा किसके, 66 एनडीए के, अधिकांश इसमें बीजेपी के हैं दलित विधायक, और समाजवादी के पास सिर्फ 16 थे, लेकिन बराबरी पर आ गए 2024 में। और यही है क्या लड़ाई यूपी की। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। योगी वर्सेस अखिलेश, जाति पर बढ़ेगा क्लेश। पहले ही दूरी हो रही है, वो ताना बाना उधड़ रहा है, और उधड़ेगा क्या। और यूपी की लड़ाई ठाकुर बनाम दलित पर आई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही, एनडीए के अहम घटक हैं, केंद्र में भी और यूपी में भी, आरएलडी, उनके महासचिव, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, मलूक नागर। उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके वरिष्ठ नेता भी हैं। महिमा सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो यहां पर उदयवीर, अखिलेश आज आगरा के 48 थाने गिनवा रहे थे, कितने पीडीए हैं। मैनपुरी में 15 थाने, 10 इसमें ठाकुर हैं, सिंह साहब बसे हुए हैं। चित्रकूट में भी, एसटीएफ में भी 21 में से 11 राजपूत हैं, सिंह साहब हैं, पीडीए के सिर्फ 3। तो ये 2014 की जो सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट है, ये क्या कहती है? आपने तो पूरा बदायूं हो, कानपुर हो, कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, इटावा हो, सब जगह आधे या उससे ज्यादा यादवी थानेदार होते थे। आप इसे सीख रही है शायद बीजेपी। संदीप जी, अब सुभाष मिश्रा जी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं जो आपसे थोड़ा समय चाहूँगा, क्योंकि ये डेटा मैनिपुलेशन का केस है, थोड़ा मैं समय चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि बीच में आप टोकें, क्योंकि ये बहुत संगीन अपराध है, डेटा के साथ समझाना पड़ेगा। समाजवादी, ये बड़े आसानी से डेटा दिया जा सकता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2015 थानों में से, प्रदेश में 2015 थाने हैं, कितने यादव और नॉन यादव थे, और आज कितने हैं। लेकिन डेटा कुछ जिलों का दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में एक वादा किया था पुलिस से कि बॉर्डर स्कीम लागू की जाएगी। बॉर्डर स्कीम का मतलब है कि हर पुलिस वाले से, सिपाही से लेके ऊपर तक ये पूछा गया था कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 2-3 जिले आप चॉइस दे दें। उन चॉइस डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, ताकि छोटे छोटे कामों के लिए आपको बहुत लंबी छुट्टी लेके न जाना पड़े, 2-2 परिवार 2-2 जगह न चलाने पड़े। इस बॉर्डर स्कीम के तहत जो जो जिले यादव बाहुल जिलों के आसपास हैं, उन जिलों में यादव पुलिसमैन की संख्या ज्यादा थी। अगर आप 2014 का डेटा उठा लें कि बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में कितने पुलिस वाले थे, तो जितनी संख्या आप यहां बता रहे हैं यादव लोगों की, उतनी ही संख्या वहां जाटों की और गुजरों की निकलेगी। और जब 2013 में रॉइट हुआ,
लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, तो उस समय ये परिस्थिति सामने आई कि जिस जिले का बाहुल्य जिला था, उसी जिले बाहुल्य के जिले पुलिस अधिकारी थे, जिससे कि उस समय की परिस्थितियां खराब हुई। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ डेटा किया गया है। अगर वो सारे जिलों का दे देते तो बात साफ हो जाती। आपने डेपुटेशन की भी बात तो की। आपने भी तो डेटा, यहां ये पर जो एक अंजनी इंटरवेंशन कुमार करूंगा, सिंह, आप भी तो डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आप आगरा, मैनपुरी, चित्रकूट या एसटीएफ, 3-4 चीजों का जिक्र कर रहे हैं, पूरा डेटा आप भी नहीं देते। नहीं, मैं आ रहा हूं उसी बात, मैं आ रहा हूं संदीप जी, कुछ छूटेगा नहीं आपका पूछा हुआ, मैं आ रहा हूं। अब आपने डेपुटेशन की बात की, 2 अधिकारियों का नाम लिया। अरे ये विशाल सिंह, ये अंजनी कुमार सिंह, ये भी तो अखिलेश जी की सरकार में आए थे और तब से गए ही नहीं है। 2017 में सरकार बन गई, उसके बाद योगी जी उनकी 4 बार 5 बार डेपुटेशन कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि आज की तारीख में अगर योगी जी चाहें तो पूरे प्रदेश का डेटा दे दें। लगातार डीजीपी बना रहे हैं, कार्यवाहक, फुल टाइम डीजी नहीं बना रहे, एक जात से मुख्य सचिव, चीफ अधिकारियों को। और मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं, ये उत्तर प्रदेश का आम राजपूत समाज कोई लाभान्वित नहीं है। योगी जी एक अधिकारी, बेईमान अधिकारियों के गैंग से घिरे हुए हैं। वो अपनी सुविधा के हिसाब से योगी जी के मन माफिक, योगी जी मन में जातिवादी हैं, अपने मन से उन्हें पसंद है। ये अधिकारी जो लुटेरे किस्म के अधिकारी जातीय संघर्ष छेड़ दिया है आपने। लगातार ये आप यू वर इन अ डिफिकल्ट स्पॉट। रामलाल सुमन ने आपको ऐसा फंसा दिया था, चक्रव्यूह में फंसते दिखे, आपने राजपूत बनाम ये दलित करके आप जातीय संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ अपना चुनावी फायदा देख रहे हैं उदयवीर सिंह। नहीं, हम वही सवाल का जवाब दे रहे हैं जो बीजेपी ने सवाल उछाला था। 2017 में बीजेपी ने, ये यादव पूरी जगह बैठे हैं, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का हिस्सा खा गए हैं यादव। फर्जी रिजल्ट बनाया कि 56 एसडीएम एक बार में पोस्ट हो गए। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर झूठ बोला कि 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए। सदन में लिस्ट मांगी हुई है, आज तक लिस्ट नहीं दी। हम आज उनसे पूछ रहे हैं कि आपने ये वादा किया था कि बैकवर्ड, तो वही काम कर रहे हैं ना जो बीजेपी ने आपके साथ किया। आपको यादव राज, आपके राज को यादव राज का तमगा चस्पा कर दिया। अब आप यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को सिंह सरकार, ठाकुर सरकार बनाकर दिखाना चाहते हैं। 4 बनाम 21 और बड़ी तस्वीर तो 82 बनाम 18 कर रहे हैं आप। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार में योगी जी वो जवाब दे दें। जितनी यूनिवर्सिटियों में भर्ती हुई है, जनरल, बैकवर्ड, सब नॉट सूटेबल फाउंड, और सब एक, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जो प्रभुत्ववादी लोग हैं उनको ही आप भरते जाएंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है उनको नॉट सूटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड करके छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटियों की भर्ती है, पुलिस की पोस्टिंग है, हर चीज की बात है, सिर्फ अकेली एक चीज की बात नहीं है। और आपसे लगातार योगी जी जो कह रहे हैं, अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं, तो जब आपने सामाजिक न्याय का वादा करके वोट लिया है तो आपको अपने पोल प्रोमिसेस को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ राणा सांगा का नाम लेने से या बाबर हुमायूं का नाम लेने से वो सामाजिक न्याय का नारा बन के नहीं रहना चाहिए ना। राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी जिसका वादा किया है, सबका साथ सबका विकास आपने नारा दिया है, तो वो पूरा नहीं कर रहे हो तो इसको एक्सपोज तो हमको करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे हैं लड़ाई। सीधा सवाल तो मेरा यही है ना। अगड़ा पिछड़ा नहीं है, पीड़ित शोषित दुखी जो भी हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, बैकवर्ड हो, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको सरकार हक हिस्सा नहीं दे रही। कानपुर में अगर क्षत्रिय समाज के व्यक्ति की पुलिस कस्टोडियल डेथ हुई तो अखिलेश जी ने उसकी भी मदद की, वहां भी गए। हरिशंकर तिवारी के परिवार को मुख्यमंत्री ने परेशान किया तो अखिलेश जी वहां भी गए। कौन सी जगह नहीं गए? बताएं ना, यहाँ एड्रेस नहीं किया। लेकिन अब इनकी सरकार में ज्यादा दलित उत्पीड़न हो रहा है, ज्यादा मोस्ट बैकवर्ड को टारगेट किया जा रहा है, यादव मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो हम तो एड्रेस करेंगे। क्या सिर्फ इसी भय से कि वो हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हम 90 वर्सेस 10 कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह अन्याय तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता।
अन्याय बर्दाश्त, और जिस तरह की ये बदजुबानी करते हैं या गैर जरूरी बयान दिए जा रहे हैं उनका आप उनसे पीछे भी हट जाते हैं, फिर समर्थन भी करते दिखते हैं कि इतिहास के ऐसे पन्ने खंगालने नहीं चाहिए, ये भी कहते हैं अखिलेश यादव 4 दिन पहले। आज आगरा में रामजी लाल सुमन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। दोनों अलग अलग बातें, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक ये जनरल इंस्ट्रक्शन है पूरी पार्टी को इस विवाद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि जो हमारे महापुरुष हैं या रिलीजियस मैटर्स हैं उन पर कोई भड़काऊ बयान न दे। और दूसरा विषय ये है कि अगर रामजीलाल सुमन दलित वर्ग के हैं तो लोगों ने सोचा कि इनको दबा लिया जाए, क्योंकि और विवादित बयान देने वालों के घर पे तो कोई बुलडोजर लेके नहीं गया, कोई जान से तो अगर कोई दलित है और गलत बयान दे देगा, वो गलत कृत्य करेगा, तो क्योंकि वो दलित है समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहेगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं खड़ी रहेगी। उसको अगर कोई धमकी देगा, हमला करेगा तो हम साथ देंगे। और बयान पे हमने अपनी सफाई भी दे दी है और कई बार रिपीट कर दिया कि राणा, पूरी पार्टी ने रिपीट कर दिया कि राणा सांगा की बहादुरी और देशभक्ति से हमें कोई सवाल नहीं है। हम उन्हें पूरी तरह देशभक्त और बहादुर व्यक्ति मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को बहादुर व्यक्ति मानते हैं। लेकिन भाजपा के लोग ये अंतर करते हैं कि छत्रपति शिवाजी की सेना में जो सेनापति मुस्लिम था उसको देशद्रोही कहना चाहते हैं और छत्रपति महाराज को देशभक्त कहना चाहते हैं। मैं तो पूरी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को देशभक्त मानता हूं। अश्विनी शाही, बहुत आप गला फाड़कर आरोप लगाते थे और मैंने रिपोर्ट का भी बाकायदा इसलिए तफसील से जिक्र भी कर दिया, अरे यादव राज हो रहा है, यादव राज हो रहा है। अब क्या सिंह राज आ गया है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव आंकड़ों समेत ये आरोप लगा रहे हैं। संदीप जी, थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा। उदयवीर जी ने भी आरोप लगाया है। ये आपने एक आंकड़ा दिखाया, उनको उन्होंने मैनिपुलेशन कह दिया। 2007 से लेकर 12 तक और 12 से लेकर 17 तक एक अघोषित आदेश था थानों में मुस्लिम और यादव पोस्ट करने का, जिसके बारे में जब शिवपाल सिंह अलग हुए थे तो उन्होंने भी एक बयान दिया था। आज अखिलेश जी को एक मुगालता हो गया है, तो मैं इनको ये कहता हूं, ना 22 में, ना 27 में, ना अगली पैदाइश में ये सरकार अब आने वाली नहीं है। क्योंकि जब दलितों का, अभी उदयवीर जी कह रहे थे कि दलितों का बड़ा सम्मान है, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया इन्होंने। बहुत लोग 4-4 साल प्रमोट हो चुके थे, 3-3 स्तर नीचे आ गए, तब दलित प्रेम नहीं याद आया। मायावती जी के साथ जब कांड हुआ तो दलित प्रेम नहीं याद आया। उसके बाद पूछते हैं, ए पत्रकार, तुम किस जाति के हो, मिश्रा हो, तब वहां पर जो है नहीं आता है कि क्यों पीडीए समाप्त हो चुका है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पीडीए समाप्त हो चुका है। क्यों पीडीए तो समाप्त हो रहा है? नहीं, मेरा अभी सवाल वहीं का वहीं है अश्विनी भाई जी। क्या सिंहराज आ गया है? देखिए, भर्ती में भी, यूनिवर्सिटीज की भर्ती में जो आरोप लगा रहे हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल, दलितों पिछड़ों का कोटा ही पूरा नहीं हो रहा और राजपूतों की भर भर कर भर्तियां हो रही हैं। ये तो एक हकीकत है ना, ये तो बहुत सारी, एक रिपोर्ट थोड़ा, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अखिलेश जी उस 2 लड़कों की जोड़ी में से एक है जो कहते हैं कि केंद्र सरकार में 4 सचिव नहीं है, ओबीसी का, दलित का, ये उन्हीं के साथी हैं ना, उन्हीं के साथी है, तो ये आंकड़े जरूर देंगे। और मैं स्पष्ट रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, और जबकि हमारे समय में 25 जिलों में डीएम और एसपी जो है राजपूत हुआ करते थे। उस समय पर्चियां जाती थी और यादवों की भर्तियां होती। 56 में से 46 एसडीएम यादव थे, वो आज तक सूची क्यों नहीं सार्वजनिक की या सदन के पटल पर पेश की मुख्यमंत्री ने? सूची है, सूची कहां पेश करना है, हर बात का जवाब थोड़ा ही है इनका। अच्छा, ये लोग गलत आरोप लगाते रहेंगे। जैसे आपने कह दिया अघोषित आदेश था, तो अब अघोषित आदेश हो रहे हैं कि भाई अगर ठाकुर हो, राजपूत हो तो सुनवाई होगी योगी राज में। एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, यही समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि वहां पर ब्राह्मण और यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है, तो पोस्टिंग जब नहीं है तो हटाया कैसे जा रहा था? बताइए, अभी पूरे प्रदेश में इन लोगों ने हल्ला मचाया था। तो ये मतलब निराधार आरोप लगाना कि इतने पोस्टिंग है, इतना है। ये देखिए, सिंह तो बहुत लोग लिखते हैं, यादव में भी मुलायम सिंह यादव लिखते थे, बहुत लोग मुलायम, मान लीजिए मुलायम सिंह जी नहीं है, अखिलेश सिंह यादव, बहुत लोग भी है ना, बहुत लोग लिखते हैं हरनाथ सिंह यादव, तो बहुत लोग सिंह लिखते हैं, यादव नहीं लगाते हैं।
बहुत दूसरी जातियों के हैं, कुर्मी जातियों के हैं, वो नहीं लगाते हैं, तो सिंह लिख दिया और पोस्टिंग हो गई, तो ये लोग उसको भी जोड़ लेते हैं। उसको भी तो जोड़ लिस्ट लेते हैं, जारी ऐसा करें, कर रहे हैं क्या? लिस्ट जारी करें ना अखिलेश जी को। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे कि एक लिस्ट जारी करें कि कितने पर ये थानों में लड़ाई कहां दरअसल पोस्टिंग है। ठीक है प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अब ये लड़ाई सीधे सीधे राजपूत बनाम दलित पे आती दिख रही है क्या? ये दलित की लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी कहीं बिखरी हुई है, उनका तो आपका तो घर का ही क्लेश जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आकाश कभी बाहर है, कभी अंदर है, कभी ससुर से नाराजगी है, कभी आकाश से है। दलित की तो सुनवाई हो ही नहीं रही, और पिछली दफा जो गैर जाटव दलित था वो तो लगभग आपका दामन छोड़ता हुआ दिखाई दिया था। अब लड़ाई वहां है क्या कि दलित को अपने हाथ में कर लिया जाए? नहीं देखो संदीप जी, बेसिकली लड़ाई दलित वर्सेस ठाकुर नहीं है। ये लड़ाई है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। रामजी लाल सुमन जी को जिस तरीके से दलित चेहरा पेश किया जा रहा है, वो पिछले 40 साल से, और वो आगरा से हैं। आगरा केंद्र है ना दलित राजनीति अगर वो आगरा से हैं और अगर वो आगरा के दलित हैं तो, और पिछले 40 साल से समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं नेता हैं। पिछले 40 साल में रामजी लाल सुमन जी ने कितने दलित मुद्दों के ऊपर समाजवादी पार्टी को घेरा, यही अखिलेश जी है। ये बाकायदा दलितों का जो बिल है, जो आरक्षण बिल है, यशवीर धाबी दलित था, उनसे फड़वाते हैं। तब रामलाल सुमन जी कहां चले जाते हैं? क्या वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था? दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं, अभी दलितों के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यायिक हमला, मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण की जब बात आई तो पूरे देश का दलित अपने आप को कहीं ना कहीं भयभीत महसूस हुआ। उसको लगा कि आरक्षण अब बंटने के नाम पे कहीं ना कहीं सुटेबल, और ये इसको बहुत दिन तक रोक दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी ने जिस पीडीए की आप बात कर रहे थे, इस आरक्षण में वर्गीकरण के ऊपर बयान देने में 20 दिन लगाए। जब इस देश पर का दलित साथ देता दिखाना। 18 दलित हैं नहीं, उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा में चुने गए, जो सांसद हैं, 8 बीजेपी, 8 समाजवादी पार्टी। देखिए ऐसा है कि आपका तो एक भी नहीं। नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। कुछ खामियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी। दलित जो वोटर है वो बहुत भावनात्मक वोटर है। कहीं ना कहीं जो गठबंधन था कांग्रेस और अखिलेश जी के बीच में, इस देश में एक माहौल बनाया गया, और वो माहौल किसने बनाया? माहौल बना रही थी बीजेपी के तमाम, चाहे वो कर्नाटक का एक नेता हो, चाहे मेरठ के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमको 400 वोट इसलिए दीजिए, 400 सीटें इसलिए दीजिए कि हम संविधान बदल देंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो दलित है उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, भारत में जो संविधान के अधिकार हैं उसकी वजह से आया है। उसको लगा कि अगर इस देश में संविधान बदला जाएगा, निश्चित रूप से आरक्षण के ऊपर बड़ा हमला होगा। ये भावनात्मक मुद्दा था, उसकी जो पॉलिटिकल चाल थी उसको कहीं ना कहीं उसने पीछे रखा। उसको लगा कि बहुजन समाज पार्टी उस रूप में शायद नहीं आ पा रही। तो 4 बनाम 21 भी है लड़ाई, और दरअसल 82 बनाम 18। राहुल गांधी कहते हैं 90-10 की लड़ाई, मैं कह रहा हूं 82 बनाम 18। 82% पीडीए है उत्तर प्रदेश की आबादी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक 18% है सवर्ण। ये खेल खेला जा रहा है क्या? नहीं देखो, एक बात आप मान के चीजिए, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत की जो आबादी का जो रूपरेखा है, जिस जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस आज कर रही है। मान्यवर काशीराम जी का मिशन 80 के दशक में, जहां चूंकि भारत में जो जातीय जनगणना हुई वो 1832 के बाद में, सॉरी 1932 के बाद में कभी जातीय जनगणना हुई नहीं। उसको कांग्रेस ने रोका, और वो कांग्रेस ने इसलिए रोका कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये चाहती थी कि इस देश की जो कांग्रेस का राज गए हुए 11 साल हो गए, आप कांग्रेस का पीछा कब छोड़ोगे और बीजेपी से सवाल कब करोगे, या बीजेपी की बी टीम है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, देखिए निश्चित रूप से ये सवाल इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, इस देश के तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, चूंकि दलितों की आबादी के आंकड़े भारत सरकार के पास है, इस देश का पिछड़ा, इस देश के जो पिछड़े प्रधानमंत्री, कितने पिछड़े हैं हमें पता ही नहीं, कितने फीसदी है सर? वो तो 1931 का आंकड़ा जो मंडल आयोग ने माना, गिनती कब हुई? देखिए और क्यों नहीं हो रही? जब दलितों की हो सकती है, अनुसूचित जनजाति की हो सकती है, तो क्यों नहीं? अरे सर, पूरे देश में पशुओं की जनगणना हो रही है, अलग अलग पेड़ पौधों की जनगणना हो रही है। इस देश में जो मानव है
जो मानवीय जीवन जीना चाहते हैं, भारत की व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे जातीय जनगणना के आंकड़े इसलिए डिक्लेयर ठीक कर जाएं है, कि मलूकनगर जी मलूकनगर खाका तैयार हो गया है। यादव राज वर्सेस सिंह राज या राजपूत राज। वो आप ही के आरोप अब आप ही पर पलटवार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, अगर देश की संसद में खड़ा होके कोई भी एमपी राणा सांगा को गद्दार कहता है तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, इस मुद्दे को वहीं ख़त्म करना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है। अगर किसी भी व्यक्ति के घर पे जाके, चाहे वो पिछड़ा है चाहे दलित है, और ख़ास करके जो आज दलित के घर पे जाके कानून तोड़ करके अगर कोई हंगामा करता है, तो ये हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के, बाबा अंबेडकर साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार उसकी निंदा करते हैं। किसी भी कीमत पे वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है, ये देश के लोग सब देख रहे हैं, ना ये राजपूत में, ना ये पिछड़ों में, ना इसमें बहकावे में, ना बटावे में आएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी के, और कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों का और दलितों का शोषण किया। माननीय मुलायम सिंह जी को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश करी। बाबा अंबेडकर साहब को 1952 में चुनाव हरवाया। मायावती देश की कद्दावर नेता, उसको आय से अधिक संपत्ति केस में जेल में डालने की कोशिश करी। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी से पिछड़े समाज से 3 महीने में उतार दिया। राजेश पायलट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, प्रधानमंत्री का मटेरियल था, पिछड़े समाज से आते थे। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा रख के चुनाव जीत लिया, धोखा दिया पिछड़ों को। और तो राहुल गांधी कह चुके, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, दलितों को और पिछड़ों को न्याय नहीं मिला। तो ये कांग्रेस साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी के, तो ये चाल आज नहीं हो बहुत वाजिब बात कही। जहां तक एक मिनट सुनिए ना, आपने बहुत वाजिब बात कही कि रामजी लाल सुमन को ये बयान नहीं देना चाहिए था, ये अपमान किया गया, और अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वो नहीं मांग रहे, वो अपनी राजनीति कर रहे, जायज है आपकी बात। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आपने अभी जिक्र किया, 1949 में हिंदू कोड बिल आया, 12 दिसंबर 1949। जीवित थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके पुतले जलाए गए। चलो पुतले तो जलाए जाते हैं, उनकी बाकायदा शव यात्रा निकाली आरएसएस ने। 1997 में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नाम की किताब आई, BR अंबेडकर पर थी, लेखक अरुण शौरी। वो कहते हैं ये सत्ता का लालची, अंग्रेजों का पिट्ठू, रत्ती भर योगदान नहीं था आज़ादी के आंदोलन में, और उनको 4 बड़े मंत्रालय दिए गए, 2 बार राज्यसभा में भेजा गया। उनसे तो नहीं माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। जब थोड़े गड़े मुर्दे उखड़ ही रहे हैं तो सारे उखाड़े जाएं। मलूक भाई, किस समय किसने क्या कहा, किसी व्यक्ति एक दो ने, और किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, ये अलग बात है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से 1952 तक अगर देखोगे तो बाबा साहब की हमेशा तलखी दिखती थी कांग्रेस के खिलाफ, और इन्होंने चुनाव हरवाया, ये तो सच है। अच्छा। जहां तक बात है कि किसी संगठन को जोड़ करके आज के परिवेश में अगर आए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले कुंभ में दलितों के पैर धोते नजर आते हैं। अगर आज के परिवेश में आए तो बाबा अंबेडकर साहब की पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को साथ मिलाकर चौधरी जैन जी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां लग रही हैं सारे देश के, मूर्तियां साफ हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैक्ट्स आपके गलत नहीं है, आधी अधूरी तस्वीर बता रहे हैं ना। ये काम तो होते हैं राजनीतिक पोस्चरिंग के लिए। वो कल ही एक दलित दूल्हा घोड़े ही पर बैठकर जा रहा था इसी आगरा में, वो दबंगों ने लाठियां मारी, गरियाया, लथियाया, सर फाड़ दिया, दुल्हन के घर वालों को भी पीटा। रामपुर में 11 साल की एक मासूम बच्ची ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, उसका बलात्कार किया और उसके निजी अंग जला दिए। आरोपी दान सिंह मुसलमान होता तो आप बताते पता नहीं क्या क्या कह रहे होते। अभी
चिल्ला रहे होते। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो रहा है क्या? संदीप जी, देखिए, जहां तक मुसलमान की बात कही, मुसलमान के लिए हम साथ खड़े हैं। ये ठेकेदार नहीं है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों के। अगर कहीं संवैधानिक दायरे में आते मुसलमानों की हम बात ठोक कर करते हैं। जहां तक बात है वो कौन से जाति के लोग थे, कौन सी पार्टी के लोग थे, दबंग, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं। आज के परिवेश में माननीय प्रधानमंत्री चौधरी जयंत जी को लेकर चल रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी जाति, धर्म, पिछड़े, दलित, अकलियत समाज के खिलाफ ऐसा काम करता है, हम आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। बहुत अच्छा किया आपने अपने अध्यक्ष का नाम भी ले दिया। जयंत ने जब वो नमाज को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अजीबोगरीब आदेश जो पारित किए थे, तो एक लाइन का 4 शब्दों का ट्वीट किया था, पुलिसिंग द ऑरवेलियन 1984। ये जो तलवारें लहराते हुए, बंदूकें लहराते हुए करनी सेना के, ये कौन सी सेना है? अपनी भारतीय सेना में जाने की इनकी औकात नहीं। निजी सेना बनाकर ये बहादुर बने घूमते हैं, खामा खा के ये बहादुरी का इजहार जो करते हैं। पुलिस इनको खुली छूट नहीं देती क्या? जो ये तलवारें लहरा रहे थे, बंदूकें लहरा रहे थे, यही तो हो रहा है। और राजस्थान से विधायक बुलाए जा रहे हैं एक खास जाति के। यही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, गलत कह रहे हैं क्या? जातीय संघर्ष तो आप करवा रहे हैं। हम पक्षधर हैं, देश संविधान से चले। हम पक्षधर हैं, संविधान के अनुसार देश की संसद में जो नियम कानून बनाए गए उससे चले। हम पक्षधर हैं। अगर कोई भी जाति, कोई भी धर्म या कोई भी पार्टी संविधान के खिलाफ चलती है, नियम और कानून संसद के द्वारा खिलाफ करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भंवरलाल चौधरी हैं, हमारे दर्शक हैं बीकानेर से। वो कह रहे हैं महिमा कि बीजेपी जो बीज बो रही है, समाजवादी पार्टी ने उसी फसल पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है। यहाँ किसी को ना दलित की पड़ी, ना राजपूतों की पड़ी। सबको देखना है कि वोट बैंक कौन सा हमारा सहेजा जा सकता है। यह है क्या कड़वी हकीकत? दरअसल महिमा यह है क्या? जय हिंद। मैं तो बिल्कुल असहमत हूं इस बात से, और मैं ये बिल्कुल याद दिला देना चाहती हूं, अभी आपने रामपुर की घटना याद दिलाई, और उससे पहले 6 ही दिन हुए हैं, बाबा साहब की जयंती थी, और उधर प्रयागराज में एक दलित युवक को जला करके मार दिया गया था। आज के उत्तर प्रदेश की सच्चाई ये है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हरियाणा के अंदर, हरियाणा एक ऐसा राज्य जो अपने हरित क्रांति के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने कृषि संस्कारों के लिए जाना जाता है, वहां पर नूह मेवात के अंदर किस तरह सांप्रदायिकता फैलाई गई थी, और जब सरकार में चुनकर आ गए सांप्रदायिकता, नफरत की आग फैला करके, तो आते ही सबसे पहला काम क्या किया? 17 तारीख को नायब सिंह सैनी जो है शपथ लेते हैं, और 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट जो मीटिंग होती है, उसके अंदर जो विवादित फैसला था सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके ऊपर दलितों को आपत्ति रही है उपवर्गीकरण की, सबसे पहले उसको लागू करने का काम किया। तो ये दलितों को आपस में लड़ाने की मानसिकता रखने वाली पार्टी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो। महिमा, आप अलग कैसे हैं? आप भी तो कोरी राजनीति ही कर रहे हैं ना। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आपने क्या किया? आपने भी तो राजनीति की कोरी, और क्या किया है? जब सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया, मैंने अभी जिस बात का उल्लेख किया उसी बात को उठाकर एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का ये उपवर्गीकरण का फैसला आया, हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद करके, उनको साथ लेकर के हम इसका विरोध करेंगे, और नीतिगत तरीके से इसमें आगे क्या किया जाना चाहिए उसको देखेंगे। लेकिन वहीं भाजपा जो इस सारे क्रियाक्रम के पीछे है, उन्होंने तो तुरंत उसे हरियाणा को पहला राज्य बना दिया उसको लागू करने का। उत्तर प्रदेश में क्या अलग करेंगे? आप पूछ रहे हैं कांग्रेस अलग कैसे है? कांग्रेस की वो पार्टी है नहीं महिमा, रुकिए ना, क्योंकि आपने 70 सालों तक जिंदा रखा ना महिमा, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। अभी एक बड़ी खबर और आई है। अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे,
उन्होंने कहा है देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। आप तो खुद वकील हैं, यह अभी बयान आया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, अभी हमने 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति महोदय का बयान सुना था और आज हम आप जिन महोदय की बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे तो कभी इस देश की महिलाओं को शूर्पणखा बुलाते हैं, कभी किसी और महिला सांसद पर टिप्पणी करते हैं। आज वो इस देश की न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि यही भाजपा है। जब 370 का फैसला आता है, जब राम मंदिर का फैसला आता है, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत जश्न मनाए जाते हैं। लेकिन आज जब न्यायपालिका इनके अतिवाद के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है, आज जब इस देश में राज्यपालों को जो शस्त्रीकरण किया जा रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम न्यायपालिका ने कर दिया, तो भाजपा को बहुत पीड़ा हुई। भाजपा से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की याद दिला दे इस देश के चलाने वालों। यहाँ पर हमारे दर्शक हैं रविंद्र जैन ही, हल्का सा मैंने जो देखा वो एक अहम सवाल पूछ रहे हैं। महिमा, उनका ये कहना है कि जो रामजी लाल सुमन ने कहा वो बयान भी अनावश्यक था, लुधियाना वासी हैं ये, और करनी सेना का तलवारें लहराना भी गलत था। समाजवादी पार्टी ये कहने को वो कह देगी कि भाई गलत था, अरे रामजी लाल सुमन सामने आकर कह दे कि मैं माफी मांगता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी। और ये तलवारें जो लहराई गई ये भी गलत था, इनकी शिनाख्त होनी चाहिए। और जैसे संभल में तथाकथित दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए गए थे, पहचान सार्वजनिक की गई थी, वो आगरा में भी होनी चाहिए। देखिए संदीप, कभी करनी सेना उठ खड़ी होती है, कभी बजरंग सेना उठ खड़ी होती है। बजरंग दल का हमने नूह में बात में देखा और बाकी सब जगह भी देखते हैं, कर्नाटक में भी देखा था, और अब आज करनी सेना खड़ी हो गई है। यह हथियारों को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म संसद करने वाले लोग, ये संसद के पटल पर एक मुस्लिम सांसद के लिए अपशब्द बोलने वाले लोग, ये किस मुंह से कहते हैं, किसी और की आलोचना किस मुंह से करते हैं? यदि गलत था तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। आप ये देखें कि क्या आप गलत हैं, पर निशिकांत दुबे यहाँ पर सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मतलब ये तो मैं बिना लाग लपेट ये बात कह रहा हूं, ये हद हो गई है। और सांसद हैं निशिकांत दुबे। ये हद पहली बार हुई है क्या? जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे। उस हलफनामे का उन्होंने पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की सजा दी। 1 दिन की सजा काटने के बाद बाहर निकले और उन्होंने कहा तो आस्था का प्रश्न है, कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? हमें हम जितने बार हलफनामा को आस्था की बात पर ये यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ पर तो सीधे बात आरोप सही लगा है। रहे हैं। मेरा कहना यह है कि टेंडेंसी प्रकृति वही है। अगर हमारी राजनीति की गोटी लाल करने में सुप्रीम कोर्ट बाधा पहुंचाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। वो 2-2 रुपए के ट्रोल्स, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो कोई शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, कोई जो डोम है, आर्किटेक्चर है, उस पर वो मुस्लिम, अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, मस्जिद की तरह दिखाने लगे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 2019 इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तालियां बजाते बजाते जो ये ट्रोल हैं थकते नहीं थे जब राम मंदिर पर फैसला आया। ठीक बात। अब मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। 2019 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मांग की कि संसद कानून बनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है मामले को। मोदी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बाद में मना कर दिया कि हम कानून नहीं बनाएंगे, मामला संसद के कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरा रामलीला मैदान भर दिया और वहां जो बैनर लगाए गए, वो सारे बैनर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे। उन दोनों संघ के तथाकथित विचारक हर टीवी चैनल पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को इसी भाषा में गरे आते थे जिस भाषा में आज गरियाया जा रहा है। केरल के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ साहब और मौजूदा उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल चुके हैं। इसमें बड़ी तस्वीर क्या अब ये निकलती है कि दरअसल ये जातीय संघर्ष इज अ रियलिटी।
बीजेपी अपने तरीके से वो कर रही है, समाजवादी पार्टी इंडिया ये पीडीए का जामा पहना रही मैं है। एक और छोटी सी जातियों बात में अब बांटने पर मैं एक आमादा और हो छोटी गए। सी बात याद दिला रहा हूं आपको, मौका चूंकि आपने दिया है। भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी हार की जांच के लिए। हार क्यों हुई, उस कमेटी की रिपोर्ट हम सब ने पढ़ी है, उस पर चर्चा भी की है। उसमें कमेटी की रिपोर्ट में योगी सरकार पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, पद नहीं भरे। ये किसने आरोप लगाया? अखिलेश यादव ने या मायावती ने आरोप नहीं लगाया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कमेटी ने ही उनके ऊपर आरोप लगाया है, सरकार के ऊपर। योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय के नाजुक प्रश्न का ध्यान नहीं करती। वो हिंदुत्व का हथौड़ा पकड़े हुए चला रहे हैं लगातार। जिस पे पड़ जाता है हिंदुत्व का हथौड़ा, वो पड़ता है उसके ऊपर। वो उसके हिसाब से काम चलते हैं। उनको दलित वोटों की या ओबीसी वोटों की कोई चिंता नहीं है। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसका लाभ दूसरों को तो होगा ही। ये तो भाजपा आला कमान का काम है, क्योंकि आप ये तो भाजपा आला कमान का काम है कि वो लोकसभा सांसद भी रहे हैं निशिकांत दुबे, और इनके साथ आप बैठे हैं लोकसभा में। धार्मिक युद्ध भड़का रहा है सुप्रीम कोर्ट, सारे गृह युद्धों के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। ये एक सांसद को बयान देने चाहिए। ये संदीप जी, ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि बीते कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें प्रदेशों के राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर अंदर ये करना पड़ेगा। अगर इसे सीधी भाषा में कहें तो राष्ट्रपति जी को, महामहिम को निर्देशित किया। मेरा मानना क्या है, किस वजह से ये बयान आ रहे हैं वो मामले पर जो ना नहीं मलूक भाई, नहीं, अरे ऐसे थोड़ा बोलने दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। अगर आप गलत संदर्भ कोट करेंगे तो मैं क्यों बोलने दूंगा? इस पर तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोल चुके हैं। सुनिए ना, नहीं टाइम पूरा दूंगा, पर गलत कॉन्टेक्स्ट आधी मिनट तो दो। आधी नहीं, 1 मिनट लीजिएगा, पहले सवाल तो सुन लीजिए। आधी मिनट दो बस। अरे रुकिए, हाँ आधी नहीं 1 मिनट दूंगा। ये बयान दिया गया है जो देखिए, सुन नहीं रहे, मुझे रखिए स्क्रीन पर, पीसीआर मुझे रखिए। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप जानबूझकर यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये थोड़ा चलेगा। यह बयान दिया गया है वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जो सवाल पूछे हैं, 2 अंतरिम आदेश जो दिए हैं कि कोई नियुक्ति नहीं होगी अभी वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में, और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को सही कोट कीजिए। मलूक भाई, आप बहुत वरिष्ठ हैं, अब बात बोलिए, आधा नहीं 1 मिनट बोलिए चाहे। देखिए, कल जो प्रदेशों के राज्यपाल के लिए जो बिल लंबित हैं, बहुत पिछले दिनों से पड़े हुए हैं, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, और वो 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। उससे धार्मिक युद्ध नहीं, 3 महीने में करना उससे धार्मिक युद्ध क्या कह रहा हूं, युद्ध नहीं भड़कता। सुनो, खत्म कर रहा हूं। अरे खत्म कर रहा हूं। एक बहुत काम की बात बोल रहा हूं, प्लीज संदीप जी बोलिए ना। तो इसमें क्या है कि संविधान के तहत राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर है, और व्यावहारिकता में भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो शपथ है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। मेरा कहना क्या है, कितने ही केसों में हम देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि हाई कोर्ट 4 हफ्ते 6 हफ्ते में डिसीजन ले, कई साल तक केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो मैं सीधा सवाल पूछा, हाई कोर्ट के जजों ये विपक्ष का कोई सांसद उनको तो ठीक कर नहीं सकते, और इमरान प्रतापगढ़ी या इमरान मसूद कह देता तो आप क्या कह रहे होते? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। एक लाइन रह रही है बस। तो मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो हाई कोर्ट है, उनके जो 4 हफ्ते 6 हफ्ते में जो निर्णय नहीं होते, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये संदर्भ भी नहीं था, बजाय राष्ट्रपति को निर्देशित करने के 4 से 5 मिनट एक गलत कॉन्टेक्स्ट को कोट करके इसको डिफेंड करने की कोशिश की है। जी नागर साहब सांसद रह चुके हैं, उनको पता होना चाहिए कि संविधान के बारे में अंतिम शब्द कर सुप्रीम कोर्ट का होता है। राष्ट्रपति ये काम संविधान की समीक्षा करना नहीं है, राज्यपालों का काम संविधान की समीक्षा करना नहीं है, निशिकांत दुबे का काम संविधान की समीक्षा करना नहीं है। संविधान की समीक्षा करने का कर्तव्य, वो पूरा दायरा सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट से आप ले लेंगे दायरा, तो पूरा चेक एंड बैलेंस जो लोकतंत्र का पूरा आधार है, और पूरा गड़बड़ा जाएगा। गप कड़वा थू नहीं हो सकता ना। आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे उदयवीर। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देखा तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई कोर्ट ही नहीं, और शरिया ये इस पर वक्फ संशोधन
कानून पर कोई 2 अंतरिम आदेश आ जाएं तो गृह युद्ध फैला रहा है। कानूनन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो संविधान की अंतिम व्याख्या करेगा। वो व्याख्या चाहे राष्ट्रपति पे लागू हो चाहे किसी पे लागू हो, ये लॉ को, संविधान को गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो निशिकांत दुबे ने बोला है ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के अवमानना है, इसमें सजा मिलनी चाहिए। और अभी उसका तमाम देखते तरह के हैं, फैसले आए हैं, राम मानना मंदिर से लेकर माना जाता है, इसका संज्ञान लिया जाता है क्या? किया 30 सेकंड है आपके पास अश्विनी शाही, क्योंकि आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज 30 सेकंड्स। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए माननीय सांसद जी ने जो कहा है उसमें कम से कम 2-4 चीजें का विचार करना चाहिए। ये देखिए, सारे सांसद लोग चाहे सारे दूसरे पक्ष के लोग गए, उनको सुना गया, लेकिन 120 PIL अगर जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के लोग कहते हैं कि जाइए और हाई कोर्ट में सुना जाएगा। तो ये दोहरा मापदंड है। इस पर अगर जनता बोल रही है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आपका भारतीय जनता पार्टी भी बोल सकती है। तो जो नहीं बोल अभिव्यक्ति की सकती है, आजादी विपक्ष ही रामजी लाल बोलेगा। सुमन की नहीं होती। यहाँ कोई अपमान नहीं हो रहा है, कोई अवमानना नहीं हो रही है। तो अपने अपने चश्मे से अब सारी राजनीति, ये सारे विवाद, अपमान सम्मान देखे जा रहे हैं। क्या पर खाका खिंच गया है क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।